भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े व्यक्ति, उनका योगदान, उनका प्रभाव, स्वतंत्रता दिलाने में उनका क्या प्रभाव रहा, क्या योगदान रहा, क्या कार्य किए, इन सारे बातों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और हर एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आपके 2-4 प्रश्न निश्चित ही सही होंगे। और इसी के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। हर एक व्यक्ति के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी, स्वर्गवास हुआ था 1915 ईस्वी में। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बहुत कुछ जाना होगा आपने, थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आएंगे उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1866 में इनका जन्म हुआ था। 1884 ईस्वी में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ये रानाडे द्वारा स्थापित तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये महत्वपूर्ण होगा। 1884 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी, और 1884 में भी ये भी जुड़े थे इससे। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था? महादेव गोविंद रानाडे को, और उन्हीं के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे और महात्मा गांधी के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल गोखले की राजनीति में पहली बार प्रवेश 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं से इनका राजनीति में प्रवेश होता है। 1897 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले और बाचा को इंग्लैंड जाकर वेल्बी आयोग के समक्ष गवाही देने को कहा गया। 1897 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले और बाचा को इंग्लैंड जाकर वेल्बी आयोग के समक्ष गवाही देने को कहा गया था। 1902 ईस्वी में गोखले को, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। 1902 में चुना गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। आगे अगला पॉइंट है, उन्होंने कर नमक पर जो लगने वाला टैक्स, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और एवं सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान देने के लिए मुद्दों को काउंसिल में उठाया था। नमक कर के बारे में, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान देने के लिए उन्होंने काउंसिल में आवाज उठाई थी। उग्रवादी दलों ने उनकी संयम की गति की बड़ी आलोचना की। ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे, तो गरम दल वालों ने संयम की गति की बड़ी आलोचना की। उन्हें प्रायः शिथिल उदारवादी बताया। कैसा उदारवादी? उदारवादी तो संगठन से थे, तो इन्हें शिथिल उदारवादी बताते थे उग्रवादी दल के। और सरकार ने भी इनकी आलोचना की। सरकार ने उन्हें कई बार उग्रवादी विचारों वाले व्यक्ति तथा छद्म विद्रोही की संज्ञा भी दी। छद्म विद्रोही की भी संज्ञा दी सरकार ने। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। उदारवादी तो थे, ये सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति समझते थे। अंग्रेजों के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति समझते थे। यह उस समय की विचारधारा भी थी। गोखले यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि
अंग्रेजी साम्राज्य के बाहर भारत की कुछ प्रगति कर सकता है। उस समय की विचारधारा यही थी 1900 के लगभग की, कि अंग्रेजी साम्राज्य के बाहर भारत कुछ प्रगति कर सकता है। तो अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने के दुष्परिणामों की कल्पना करके ही वे अंग्रेजी साम्राज्य के भारी समर्थक बन गए थे। अंग्रेजी साम्राज्य के भारी समर्थक बन गए थे। हार्डिंग से गोखले ने कहा था, ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और बार बार कई बार पूछा भी गया है और दोहराया जाता रहता है, याद दिलाते रहते हैं लोग। क्या है कथन? इन्होंने कहा था, यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब उनके पहुंचने से पूर्व भारतीय नेता उनको लौट आने के लिए तार द्वारा आमंत्रित करेंगे। तो ये इनका उद्देश्य था, इनका मानना था कि अंग्रेज शासन करते रहे, उन्हीं के अंडर में रहना देशभक्ति है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब उनके पहुंचने से पूर्व भारतीय नेता उनको लौट आने के लिए तार द्वारा आमंत्रित करेंगे। हार्डिंग से कहा था इन्होंने, गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बात हार्डिंग से कहेगी। गर्म दल के लोगों ने उन्हें क्या कहा, इसी वजह से उनको क्या कहा, दुर्बल हृदय का उदारवादी, दुर्बल हृदय का उदारवादी, शिथिल उदारवादी एवं छिपा हुआ राजद्रोही भी कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले को छिपा हुआ राजद्रोही भी कहा था। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को, निश्चित रूप से आप याद रखेंगे और परीक्षा हाल में और या परीक्षा के बाद आपको इसका महत्व अवश्य ज्ञात होगा। उन्होंने 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के निर्माण में सहयोग किया था। मार्ले मिंटो सुधार आया था अधिनियम 1909 में, उसके निर्माण में इन्होंने सहयोग किया था। 1912 से 15 ईस्वी तक गोखले भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे 1912 से 1915 तक। राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु गोखले ने राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने के हेतु गोखले ने 12 जून 1905 को भारत सेवक समिति, हिंदी में है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बहुत बार आया है, बार बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, निश्चित रूप से आगे भी बार बार आता रहेगा। भारत सेवक समिति सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 12 जून 1905 में। इस संस्था से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण समाज सेवकों में, इस संस्था के व्यक्तियों जो सेवक थे उनमें थे बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ये नाम एन.एम. जोशी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू नाम अवश्य ही सुने होंगे। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से ही निकले थे। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, ये भी महत्वपूर्ण है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका, पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका सुधारक का संपादन भी किया था, सुधारक का संपादन भी किया था। गोखले ने भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि में पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। इसका कारण था इसलिए कि क्योंकि वे निम्न जाति के हिंदुओं की शिक्षा और रोजगार में सुधार की मांग कर रहे थे, जिससे कि उन्हें आत्मसम्मान और सामाजिक स्तर प्रदान किया जा सके। निम्न जाति के हिंदुओं के उत्थान के लिए वो काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नाइटहुड और काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उपाधि धारण करने से मना कर दिया था। गोखले ने स्वदेशी का प्रचार करते हुए भारत में औद्योगिकरण का समर्थन किया, स्वदेशी का प्रचार किया और औद्योगिकरण का समर्थन किया, किंतु वे बायकॉट की नीति के विरुद्ध थे, बायकॉट की नीति के विरुद्ध थे।
अपने समझौतावादी स्वभाव के समर्थक होने के कारण समर्थक होकर 1906 ईस्वी में के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने बाइकॉट के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि पहले मना किया था, उसके विरुद्ध थे, लेकिन समझौतावादी थे तो उन्होंने समझौता किया। फिर उन्होंने बाइकॉट को समर्थन भी किया 1906 में। 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो आगे लिखा है, महात्मा गांधी ने अपने इस राजनीतिक गुरु के बारे में कहा। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने कहा था, देखिए, तो ये न केवल महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें कई लोगों को कवर कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जो कई लोगों के बारे में कहा है, तो पूरा वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। सर फिरोज साहब मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए, जिसे मापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह, जिसमें कोई आसानी से पाना नहीं हो सकता। तो गोखले तो गंगा के समान थे, जो सबको अपने पास बुलाती है। गोखले कैसे थे? गंगा के समान थे, जो सबको अपने पास बुलाती है। तो ये कथन था महात्मा गांधी का गोखले के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा कहकर उनकी सराहना की। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। गोपाल कृष्ण गोखले के लिए तिलक ने क्या कहा था? भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को। अगले महापुरुष के बारे में आगे देखते हैं। दूसरे महापुरुष हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1848 में जन्म हुआ, 1925 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे लिए, आपके लिए, परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नंबर 1 पे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म बंगाल के कुलीन ब्राह्मण परिवार में 1848 ईस्वी में हुआ था। बंगाली थे ये। 1868 ईस्वी में वे स्नातक, 48 में 20 साल बाद 68 में स्नातक बने। वे उदारवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण नेता थे। जैसे कि गोखले थे, उदारवादी थे, ये भी उदारवादी थे। 1868 ईस्वी में उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। 68 में ही स्नातक किया, उसी साल इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा भी उत्तीर्ण की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके पूर्व 1867 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS बनने वाले पहले भारतीय बन चुके थे। तो पहला भारतीय ICS बनने वाला कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1877 ईस्वी में सिलहट के सहायक दंडाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सहायक दंडाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई सिलहट में। परंतु शीघ्र ही सरकार ने उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया। जल्दी ही। ICS परीक्षा की आयु को लिटन द्वारा 21 से घटाकर 19 वर्ष करने पर सुरेंद्र नाथ ने देश में इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया। क्या किया था लिटन ने? जो ICS परीक्षा की अधिकतम उम्र सीमा 21 थी, उसको घटा के 19 कर दिया था। इस पर उन्होंने विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया था। 1876 ईस्वी में भारतीयों में जागरूकता फैलाने एवं उन्हें सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं पर संगठित करने के लिए इन्होंने क्या किया? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1876, ये महत्वपूर्ण है। इंडियन एसोसिएशन बार बार आया है कि स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में की थी। काहे के लिए? सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं पर संगठित करने के लिए भारतीयों को। उन्होंने इस संस्था को 1883 और 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयत्न किया।
इंडियन एसोसिएशन को। लेकिन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 ईस्वी में, उसके पश्चात इंडियन एसोसिएशन का अस्तित्व दुर्बल और 1886 ईस्वी में उसका कांग्रेस में विलय हो गया। 1886 में इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उन्होंने बंगाली नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। तो समाचार पत्र पूछा जाता है, बंगाली किसने दैनिक समाचार पत्र था, इसका संपादन वो करते थे। कांग्रेस की स्थापना के समय प्रस्तुत घोषणा पत्र उनके निर्देशन में ही तैयार किया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, तो उसका घोषणा पत्र था तो इनके निर्देशन में ही तैयार हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। 1895 एवं 1902 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 2 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, 1895 और 1902 में। और उन्होंने कर्जन द्वारा पास किए गए कानून, कलकत्ता अधिवेशन एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट एवं बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल एवं पूरे भारत में तीव्र आंदोलन चलाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता अधिवेशन एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट और बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल एवं पूरे भारत में तीव्र आंदोलन चलाए। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये तीनों चीजें लाई गई थी, उनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाए। किंतु बंग विभाजन विरोधी आंदोलन में वे तोड़फोड़ अथवा असंवैधानिक तरीकों के विरुद्ध थे। ये कानूनी तरीके से लड़ना चाहते थे, तोड़फोड़ ये सब करना उन्हें पसंद नहीं था। असंवैधानिक तरीका है, इसको वो अपनाना नहीं चाहते थे। बंगाल विभाजन के बारे में उन्होंने कहा, बंगाल विभाजन के बारे में उन्होंने क्या कहा? बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। तो ये बंगाल विभाजन के संबंध में इनका वक्तव्य था। स्वदेशी के बारे में उनका विचार था। तो ये स्वदेशी के बारे में क्या विचार था, देखते हैं। स्वदेशी हमें दुर्भिक्ष, अंधकार और बीमारी से बचा सकता है। स्वदेशी अपनाने पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। क्या कहा? स्वदेशी हमें दुर्भिक्ष, अंधकार और बीमारी से बचा सकता है। स्वदेशी का व्रत लीजिए। भारतीयों से कहा, स्वदेशी का व्रत लीजिए। अपने विचार, कर्म और आचरण में स्वदेशी का उपभोग करें। विचारों में, कर्म में और आचरण में स्वदेशी का उपभोग करें। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय बनर्जी नरम दल के सदस्य थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन में के समय वो 1907 में नरम दल के सदस्य थे। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। जो पार्लियामेंटो सुधार आया था उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। किंतु वे भंग की समाप्ति चाहते थे। भंग मतलब बंगाल विभाजन की समाप्ति चाहते थे। 1913 ईस्वी में उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया 1913 में। 1919 और 1919 से 20 के गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया। 1921 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। 1921 में उन्हें सर की उपाधि दी। 1921 से 23 ईस्वी में वे बंगाल सरकार में मंत्री रहे। 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। इसके बाद अगले महापुरुष के बारे में जानते हैं। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी। 1825 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता की उपाधि है इनकी। भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बार बार परीक्षाओं में देखेंगे, आया हुआ है, पुराने पेपर्स में देखेंगे। भारत के वयोवृद्ध नेता,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इसके नाम से के नाम से जाने जाते थे, वयोवृद्ध नेता के रूप में जाने जाते थे। 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में पैदा होने वाले, ये पारसी धर्म के थे, पारसी परिवार के थे, होने वाले दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन की शुरुआत एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक के रूप में की। गणित के प्राध्यापक के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। वहाँ के एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी थी। भारत की आशा हो तुम। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष कांग्रेस की सेवा में व्यतीत किए, 40 वर्ष बिताए कांग्रेस की सेवा में, और 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3 बार दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886, 93 और 1906 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में दादा भाई को ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में उदारवादी दल की ओर से चुना गया। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में उदारवादी दल की ओर से इन्हें चुना गया था। बम्बई में उन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली नामक एक महिला हाई स्कूल एवं 1852 ईस्वी में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की। मुंबई एसोसिएशन आया हुआ है परीक्षाओं में। लंदन में रहते हुए दादा भाई ने 1866 ईस्वी में लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1866 में लंदन में इन्होंने स्थापना की थी इसकी। वे राजनीतिक विचारों से काफी उदार थे। ब्रिटिश शासन को वे भारतीयों के लिए एक दैवी वरदान मानते थे। भारतीयों के लिए एक दैवी वरदान है ये ब्रिटिश शासन, ऐसा उनका मानना था। 1906 ईस्वी में उनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 ईस्वी में वो खुद अध्यक्ष थे इस 1906 में, उनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग की गई थी उन्हीं की अध्यक्षता में। दादा भाई ने कहा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। तो ये स्वशासन स्वराज्य की मांग की गई थी उस समय 1806 ईस्वी में। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारतीय जनता के 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। ये अधिकार थे 3 मौलिक अधिकार कौन कौन से? लोक सेवाओं में भारतीय जनता की अधिक नियुक्ति हो, विधानसभाओं में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व हो, और भारत एवं इंग्लैंड में उचित आर्थिक संबंध की स्थापना। 3 मौलिक अधिकारों का उन्होंने जिक्र किया था भारतीयों के लिए। इंग्लैंड द्वारा भारत में किए जा रहे शोषण की तरफ सर्वप्रथम दादाजी का ध्यान गया। अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान गया। उन्होंने अपनी पुस्तक, उन्होंने एक किताब लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही फेमस किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 ईस्वी में लिखी थी। इसमें क्या था, मैं ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया। इस पुस्तक में उन्होंने औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना हेतु अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था। उन्होंने उस पुस्तक में भारत के धन को चूसने के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। भारत के धन को चूसने के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक, और इसका सिद्धांत बहुत बार आया है, बहुत ही ध्यान रखने का पॉइंट है ये। 30 जून 1917 में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। इससे पहले वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। गोखले ने उनके बारे में कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में ही है। यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में ही है। धन्यवाद। आगे और देखते हैं अगले महापुरुष के बारे में। अभी तक हम
तीन महापुरुषों के बारे में जान चुके हैं और वो तीनों ही नरम दल के नेता थे। और जो चौथे हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता हैं, जिनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और मृत्यु स्वर्गवास हुआ 1920 ईस्वी में। इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे, ध्यान से देखेंगे, बने रहेंगे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूत। राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूत में से एक, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारत के बेताज बादशाह, भारत के बेताज बादशाह, ये उनकी उपाधियां हैं, एवं लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर उच्च जाति के चित पावन ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। 1879 ईस्वी में तिलक ने कानून में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने इनके दोस्त आगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूना में 1900 ईस्वी में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज एवं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े थे। और ये उग्रवादी दल के नेता तो थे ही। उग्रवादी दल में तिलक सर्वश्रेष्ठ भावना नेता थे, सर्वश्रेष्ठ भावनावादी नेता थे। निस्वार्थ देश सेवा के कारण ही उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। निस्वार्थ देश सेवा के कारण ही उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। तो बहुत सारी उपाधियां आ गई। राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूत, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारत के बेताज बादशाह, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और लोकमान्य तिलक 1856 में इनका जन्म हुआ था। तिलक ने अपने मित्र चिपलूणकर एवं अगरकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आएंगे और परीक्षा में निश्चित रूप से दोहराए जाते रहे हैं। द मराठा और केसरी, द मराठा और केसरी नामक साप्ताहिक पत्र थे 1881 ईस्वी में। और इनके सहयोगी थे इसमें चिपलूणकर एवं अगरकर, दो सहयोगी हैं। इसका संपादन किया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में, ये भी दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, गणपति उत्सव 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। गणपति उत्सव 1893 और 2 साल बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए। उन्होंने अखाड़े, लाठी एवं गौ हत्या के विरोध में सभाओं की स्थापना की। 1889 ईस्वी में तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश लिया। 1889 में उन्होंने बिपिन चंद्र एवं लाजपत राय, लाल बाल पाल कहा जाता था इनको, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तो ये बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय के सहयोग से राष्ट्रवादी दल का गठन किया। तो ये तीनों लोगों का, लाल बाल पाल का दल था, राष्ट्रवादी दल का गठन किया 1889 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में तिलक को अंग्रेज सरकार ने अनुचित रूप से गिरफ्तार कर 1897 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के अपराध में 18 महीने के कठोर कारावास का दंड दिया। 18 महीने का कठोर कारावास का दंड 1897 ईस्वी में। आगे है 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा, क्या कहा? लखनऊ अधिवेशन 1916, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत ही प्रसिद्ध नारा है इनका,
और हर बच्चे को याद होगा लगभग, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में कहा था इन्होंने। 1908 ईस्वी में तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य, ये हेडिंग थी, नामक एक शीर्षक लिखा। क्या लिखा? केसरी में लिखा था इन्होंने 1908 में, देश का दुर्भाग्य नाम से एक शीर्षक लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार की गलत नीतियों पर प्रकाश डाला। गलत सरकार के विरुद्ध था ये। परिणाम स्वरूप राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले जेल में बंद कर दिया गया। मांडले की जेल में 6 साल के लिए बंद कर दिया जेल में, एक शीर्षक लिखने पर, सरकार के विरुद्ध थोड़ा सा लिखने पर 6 साल की कैद कर दी, कैद में डाल दिया। तो 6 साल तक वहां से जेल में रहे 1908 से। इसी जेल में अपने कारावास के दौरान ही तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये किताबों के नाम है दो, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं और ये भी पूछा जाता है कि ये इन्होंने रचना कहाँ की थी। ये तो मांडले जेल में की थी इसकी रचना, दोनों की। 1916 ईस्वी में तिलक ने सुशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। आखिरी स्लाइड है। होम रूल अर्थात स्वराज्य का अर्थ उस समय अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना नहीं था, और उसका अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। उस समय इसका उद्देश्य, स्वराज का मतलब, होम रूल का मतलब अंग्रेजी राज्य को खत्म करना नहीं, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना था। 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने एनी बेसेंट के सहयोग से उदारवादी, उग्रवादी एवं मुस्लिम लीग को एक करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने सबको एक साथ मिलाया, उदारवादी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग, तीनों को एक साथ मिला लिया। तीनों अलग अलग बटे हुए थे अभी तक। वे खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के अभिप्राय का अंतर दोनों के उस कार्य को से स्पष्ट होगा।